हेलो। आज हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें दो तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं। द फर्स्ट बेसिक मेथड इज नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। द सेकंड मेथड इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली एटीपी इज यूज्ड। एटीपी इज ऑलवेज यूज्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बेनिफिट और भी होता है, क्योंकि इसमें एटीपी यानी कि एनर्जी यूज़ होती है। इट कैन मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। इसके लिए भी हमें कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी टॉक अबाउट पैसिव प्रोटीन। पैसिव प्रोटीन में सबसे पहला कॉमन एग्जांपल है बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस। इन दिस कंडीशन समथिंग विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें यूजुअली कैरियर मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है और कोई भी सब्सटेंस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है। द सेकेंड वन इज नोन एज ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्पिंग। तो यहाँ पर एक प्रोटीन हेल्प करता है to transport substance from high concentration to low concentration. Therefore, this is known as facilitated diffusion. So, this is diffusion and this is facilitated diffusion. इसके लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है या फैसिलिटेट करता है, उसे हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। अगर ये पानी ट्रांसफ़र करे तो हम इसे एक्वापोरिन कहते हैं। एक्वापोरिन ऑस्मोसिस के टाइम भी इस्तेमाल होते हैं। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंसेस को अगर हम डिस्कस करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है विच गिव्स इट एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन मूव फ्रॉम हाई टू लो एज वेल एज फ्रॉम लो टू हाई। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एक स्पेशल तरह का जो डिफ्यूजन है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें हमें कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें हमेशा ही कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑलवेज रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो ऑस्मोसिस हमारी मूवमेंट है वो कैसे कंट्रोल होती है। यानी कि पानी किसी सेल के अंदर एंटर करेगा, ये कैसी, ये चीज़ क्या कंट्रोल करती है, या पानी एक सेल के बाहर चला जाएगा, हाउ इज़ इट कंट्रोल्ड। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट कंट्रोल ऑस्मोसिस। फर्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप नमक का कंसंट्रेशन बहुत हाई रखें, हाइपर मतलब हाई एंड टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। So when you have a high salt concentration, that is called hypertonic concentration, hypertonic solution. इसमें नमक का concentration ज़्यादा होता है, पानी का concentration कम होता है। और hypertonic solution की खास बात क्या है कि अगर कोई सेल hypertonic है, यानी कि उसमें नमक, चीनी या कोई भी ऐसा केमिकल बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी तरफ पानी को पुल करता है। इट विल पुल वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ। और क्योंकि ये पानी को पुल करेगा तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये बर्स्ट हो फूल जाएगा फिर बर्स्ट हो जाएगा। द सेकंड वन इज़ नोन एज़ हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब है सॉल्ट। सो हाइपोटोनिक वुड मीन एनी सॉल्यूशन व्हिच हैज़ लेस सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन। अगर किसी भी सेल के अंदर नमक का कंसंट्रेशन कम है या चीनी का कंसंट्रेशन कम है एज़ कंपेयर टू इट्स एनवायरनमेंट, तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो अब क्योंकि हाइपोटोनिक में चीनी का कंसंट्रेशन कम है, तो तो उसकी खास बात क्या है कि इट विल ऑलवेज गिव अवे वाटर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमेशा पानी बाहर की तरफ छोड़ता है। क्यों बाहर की तरफ छोड़ेगा, ये भी ध्यान से समझिए। इसमें देखिए, इसमें 2 चीनी के दाने हैं, बाहर 10,000 चीनी के दाने हैं, राइट? अब 2 चीनी के दाने हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड। वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो लो कंसंट्रेशन। तो ये हमेशा पानी को रिलीज़ करेगा, उसका साइज़ हमेशा छोटा हो जाएगा, इट विल श्रिंक इट्स साइज़। अगर हम आइसोटोनिक की बात करें, तो आइसोटोनिक 2 ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें नमक का कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है, पानी का कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है।
इसमें वाटर मूवमेंट इक्विलिब्रियम में होती है, ना मूव तो करता है बट इट इज़ ऑलवेज़ इन इक्विलिब्रियम, जितना पानी जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। अगर आप किसी भी सेल को ये देखिए मान लीजिए नॉर्मल अमीबा का सेल है, आप इसे डाल देते हैं खूब नमक वाले पानी में, यू पुट इट इन अ लॉट ऑफ सॉल्टी वाटर, बहुत सारे सॉल्टी वाटर में डाल दें, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आपको दिखेंगे, दिस इज़ सॉल्यूशन ए और जो बाहर है दैट इज़ सॉल्यूशन बी। तो हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन ए जो है हमारा, उसमें सॉल्ट कम है, देयर इज़ लेस सॉल्ट, और सॉल्यूशन बी में सॉल्ट ज़्यादा है। यानी बी हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा और ए हमारा हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक का मतलब है कि अंदर पानी ज़्यादा है, तो इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर, ये पानी को लूज़ करना स्टार्ट करेगा और धीरे-धीरे श्रिंक हो जाएगा। लेकिन प्लांट सेल्स में एक खास प्रॉब्लम होती है, प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल श्रिंक नहीं होगा। उस कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होके अपनी मेम्ब्रेन्स अपनी सेल वॉल से दूर हो जाएगी। इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो द फर्स्ट स्टेज इज़ कि वो थोड़ा श्रिंक होके साइड में हो जाएगी। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल, दिस इज़ नोन एज़ प्लाज्मोलिसिस। ये तब होता है जब हम सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। तो जैसे हमने देखा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों तरफ इक्वल सॉल्ट कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि आपका आपके यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो और आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम है। सो दिस इज़ हाइपरटोनिक आइसोटोनिक। यहाँ देख सकते हैं आप कि प्लाज्मोलिसिस हो रही है, हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज श्रंक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होकर सेल वॉल से अलग निकल आई है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। राइट, आज के लिए इतना ही करते हैं, हैव अ नाइस डे।